जो पोटेंशियल फंक्शन है Vx, वो पोटेंशियल फंक्शन, ये वाला पोटेंशियल फंक्शन पेरियोडिक है। अब पोटेंशियल फंक्शन पेरियोडिक है तो पोटेंशियल फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एन ए, जहाँ एन तो है आपका इंटीजर, एक्स है लेटिस कॉन्स्टेंट। अब जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है sin1x और sin2x है, वो भी पेरियोडिक हैं, वो भी पेरियोडिक फंक्शन है। तो उन सॉल्यूशनों को लिख सकते हैं, sin1x को लिख सकते हैं अपन sin1x प्लस एन ए, sin2x को लिख सकते हैं sin2x प्लस एन ए, इनको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin1 α1 sin1x प्लस α2 sin2x, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा 1 sin1x प्लस β2 sin2x, where α1 α2 β1 and β2 are constant। ये आ गया आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 आ गया। अब इस इक्वेशन 3 और 4 का मान इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 और 4 का मान इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 और 4 का मान इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखो इसमें put the value of equation 3 and 4 in equation 2। put the value of equation 3 and equation 4 in equation 2। साइन एक्स क्या है, पेरियोडिक, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एन ए, इसको x प्लस एन ए लिख सकते हैं। यहाँ मान रखो sin1x का, sin1x का मान रखा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ए sin1 का मान, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा ए α1 sin1x प्लस ए α2 sin2x, ये हो गया बीटा मल्टीप्लाई sin2 का मान रख दो तो ये आ जाएगा बीटा बी β1 α1 sin1x, α1 थोड़ी आएगा sin1x प्लस बी β2 sin2x, ये आ गया मान रखा। तो यहाँ से sin1 कॉमन ले लो, यहाँ से sin1 कॉमन लिया तो इधर तो बच गया ए α1 प्लस उधर आ गया बी β1, ये आ गया। sin1x कॉमन लेंगे, sin1x कॉमन ले लिया प्लस sin2x कॉमन लिया, तो sin2x कॉमन लिया तो बच गया इधर तो ए α2 इधर बच गया बी β2, ये हो गया sin1x प्लस एन ए। इसको दे लो इक्वेशन नंबर
5 या रहने दो भी। ये हो गया, लिखो यहाँ तक। ए और बी क्या है? कांस्टेंट। लिखो ए एंड बी आर कांस्टेंट ए और बी कांस्टेंट हैं, देयरफॉर दे कैन बी चूजन एज, यानी अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट हैं और उनको इस प्रकार से चूज किया जाता है कि ये तो हो जाए लेमडा 1, यानी ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ये तो आ जाए आपका लेमडा ए। और ये दूसरा है ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, ये हो जाए लेमडा बी। इक्वेशन 4, 5 और 6। यहाँ देखो ए और बीटा कांस्टेंट हैं और इन कांस्टेंट को इस प्रकार चूज किया जाता है कि वो या इन दो कांस्टेंटों को इक्वेशन 5 और 6 के अनुसार चूज किया जाता है, 5 और 6 के अनुसार चूज किया जाता है। अब इक्वेशन क्या बन गई अपने पास? अब इक्वेशन बन गई अपने पास साइन एक्स प्लस एन ए, साइन एक्स प्लस एन ए, साइन 1 एक्स लेमडा ए प्लस साइन 2 एक्स लेमडा बी। लेमडा कॉमन ले लूँ मैं, लेमडा कॉमन ले लिया तो ये आ गया अपना साइन 1 एक्स ए प्लस साइन 2 एक्स बी, ये आ गया। अब ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? ये इक्वेशन 2 बन गई। नहीं देखो आपकी इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 जो सॉल्यूशन था, जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन, वो वाली इक्वेशन बन गई। तो इसको लिख सकते हैं, या इक्वेशन 2 थी आपकी साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन 1 एक्स प्लस बी साइन 2 एक्स। तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू लेमडा साइन एक्स, ये लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का यूज करके ये इक्वेशन बना ली। यहाँ तक उतारो। इसको इक्वेशन 7 दे लो।
अब जो इक्वेशन 7 है वो 7 सेटिस्फाई कब होगी? इक्वेशन 7 सेटिस्फाई होगी जब इन दोनों को मैट्रिक्स रूप में लिखा जाए और उस मैट्रिक्स का मान डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाए और उस डिटर्मिनेंट का मान 0 आए। तो लिखो इक्वेशन 7 लिखो इक्वेशन 7 satisfied, इक्वेशन 7 satisfied if from equation 5 and equation 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है उससे एक डिटर्मिनेंट आए और डिटर्मिनेंट क्या आए? अल्फा 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू बीटा 1, यहाँ पर अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लेमडा, बीटा 2 माइनस लेमडा, और ए बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 7 सेटिस्फाइड इफ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से ये हो जाए। लिखो अब जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी श्रोडिंगर इक्वेशन, उस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था वो सॉल्यूशन फाइनाइट कब हो? वो सॉल्यूशन फाइनाइट कब हो? तो उसी सॉल्यूशन के फाइनाइट होने के लिए जो इक्वेशन अपने पास ये है इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में जो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो जो इक्वेशन 2 थी, जो इक्वेशन 2 थी उस इक्वेशन 2 का फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसी इक्वेशन 2 की फाइनाइट वैल्यू होगी। तो लिखो फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 द 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 8 will be 0। फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 थी उस इक्वेशन 2 के फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन 8 है उस इक्वेशन 8 में जो 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है ये वाली, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो। तो फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 द 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 8 विल बी 0, मीन्स अल्फा माइनस लेमडा अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 माइनस लेमडा, इसका मान 0 आए, इसका मान 0 आए। यहाँ तक करो।
इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका अल्फा 1 माइनस लेमड़ा, इधर आएगा बीटा 2 माइनस लेमड़ा माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इस ब्रैकेट को सोल्व करो, ये आएगा अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस लेमड़ा अल्फा 1 माइनस लेमड़ा बीटा 2 और ये प्लस लेमड़ा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 1। ये आ गया। यहाँ से देखो लेमड़ा स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से माइनस लेमड़ा कॉमन ले लो, माइनस लेमड़ा कॉमन ले लिया तो ये आ गया अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 आ गया। यहाँ आ गया आपका प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो ये और ये, यहाँ पर ये तो क्या है, ये तो है लेमड़ा प्लस लेमड़ा 2, लेमड़ा प्लस लेमड़ा 2, लेमड़ा प्लस लेमड़ा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 और लेमड़ा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 2 माइनस बीटा 1। यानी इसको तो छोड़ो, ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 9 दे लो, इक्वेशन 9, इक्वेशन 9। इस इक्वेशन 9 में ये दो पद तो क्या है, ये दो पद तो है गुणा और ये उनका योग, यानी इसके दो सॉल्यूशन होंगे लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2, दो सॉल्यूशन होंगे लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2। दो सॉल्यूशन के लिए ये मान तो आना चाहिए दोनों का योग, ये मान तो आना चाहिए दोनों का योग, लेमड़ा प्लस लेमड़ा 2 अल्फा प्लस बीटा 2, और ये मान आना चाहिए दोनों का मल्टीप्लाई, लेमड़ा 1 प्लस क्रॉस लेमड़ा 2, ये आना चाहिए अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। ये आना चाहिए, ये मान आना चाहिए। अब अपन को ये जो लेमड़ा 1 इंटू लेमड़ा 2 है, लेमड़ा 1 डॉट लेमड़ा 2 है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई है, उसका मान 1 लाना है, उसका मान 1। तो इसको 1 कैसे लाएंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी ये ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फाइनल ईयर सॉलिड स्टेट के अंदर चल रहा था बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लॉक थ्योरम। तो ब्लॉक थ्योरम को यहाँ कर लिया था अपन ने। जो एक वी में जालक है, उस एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉन की गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, psi1 psi2, और श्रोडिंगर इक्वेशन का व्यापक सॉल्यूशन यानी इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। यहाँ पर
जनरल सॉल्यूशन साइन 1 और साइन 2 के अंदर पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी होने के कारण अपन ने इसको ऐसे लिख लिया x प्लस एन ए, एन जहाँ इंटीजर है और ए लेटिस कांस्टेंट है, इंटीजर ए और एन लेटिस कांस्टेंट। फिर इसको सॉल्यूशन किया, यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है और उन कांस्टेंटों का चयन उनको चूज इस प्रकार किया जाता है कि वो इक्वेशन 5 और 6 को सेटिस्फाई करे। यहाँ से ये इक्वेशन 7 आ गई और ये इक्वेशन 8 आ गई। सॉल्यूशन करेंगे तो 8 आ जाएगी। अब 8 में अपन को इसका मान 1 लाना है। 8 में इसका मान 1, यानी यहाँ पर जो लेमडा 1 और लेमडा 2, इसके इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन है लेमडा 1 लेमडा 2, उनका जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई ये वाला अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, इसका मान 1 आना चाहिए, इसका मान 1 यानी, और यहाँ पर ये लेमडा 1 लेमडा 2। तो इसका मान 1 लाने के लिए अपने पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन थे, उन सॉल्यूशनों वो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें लिखो द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन sin 1x and sin 2x satisfied equation 1, satisfied equation 1। जो सॉल्यूशन है sin 1 और sin 2 वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तब इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1 आ जाएगी आपकी डेल स्क्वायर sin 1x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साइन 1x इज इक्वल टू 0। एक ये आ गई, दूसरी आ जाएगी साइन 2 रखेंगे, साइन 2 भी तो सेटिस्फाई करेगा, साइन 2 सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया dx स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 9 और 10, इक्वेशन 9 और 10 आ गई। यहाँ तक करो इक्वेशन 9 और 10। अब इक्वेशन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 10 को साइन 1 से और इक्वेशन 9 को साइन 2x से, यानी इक्वेशन 10 को साइन 1x से गुणा करेंगे और इक्वेशन 9 को साइन 2x से गुणा करके घटाएंगे। यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 10 बाई साइन 1x एंड इक्वेशन 9 बाई साइन 2x एंड सब्ट्रैक्ट 9 माइनस एंड इक्वेशन 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन साइन 1 डबल डैश एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 2x से, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका ये हो गया। अब ये जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा
साइन 2x, यहाँ साइन 1x, दोनों बराबर हैं, घटाएंगे तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा माइनस साइन 2 डबल डैश x और साइन 1x इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 लिखो। इक्वेशन 10 माइनस कर रहे हैं ना, एक इक्वेशन 10 में से 9 माइनस कर रहे हैं, तो ये दूसरा पद पहले आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन 2 डबल डैश x साइन 1x माइनस माइनस साइन 1 डबल डैश x साइन 2x माइनस 0। ये आ गया। इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स साइन 2x साइन 1x साइन 1x माइनस साइन 1x साइन 2x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा साइन 2 डैश x साइन 1x माइनस साइन 1 डैश, यानी साइन 1 का डिफरेंशियल x और साइन 2x 0। यहाँ से ये आ गया x साइन 1x इज इक्वल टू साइन 1 डैश x साइन 2x। ये आ गया w के बराबर, यानी एक कांस्टेंट के बराबर आ गया, एक कांस्टेंट के बराबर आ गया। ये आ गया आपकी इक्वेशन 11। इक्वेशन 11। अब इक्वेशन 11 में ये मान पुट कर दो। इक्वेशन 11 में 3 और 4 से मान पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 11। इक्वेशन 11th में इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तक लिखो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 x प्लस एन ए साइन 1 x प्लस एन ए माइनस साइन 1 x और साइन 1 x प्लस एन ए साइन 2
एक्स प्लस एन ए माइनस, इसमें मान पुट करो, ये रख दिया। अब इसका मान, ये मान क्या है, ये वाला अल्फा 1 साइन 1 प्लस अल्फा 2 साइन 2x, ये मान पुट करेंगे तो अपने पास इसका आ जाएगा ये मान पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, ये तो आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका साइन 2x साइन 1x माइनस साइन 1x साइन 2x, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, नीचे से देखो कांस्टेंट w के बराबर, कांस्टेंट w के बराबर है, तो इसको लिख देंगे w x प्लस एन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, ये wx, ये तो wx आ गया, और ये वही है आपका wx है, लेकिन उसमें पेरियोडिसिटी है तो wx प्लस एन ए, ये आ गया। W क्या है, वेयर W इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन x, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन x। W कांस्टेंट है लेकिन x पे डिपेंड नहीं करता। वेयर W इज कांस्टेंट, W यहाँ से कांस्टेंट है और x पे डिपेंड नहीं करता, देन wx प्लस एन ए इज इक्वल टू wx, ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 है, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान 1 हो जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन 12, इक्वेशन 12, ये हो गया। अब इसी इक्वेशन 12 से इक्वेशन 12 का मान 8 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, तो दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। इस इक्वेशन को दो सॉल्यूशन होंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2। यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये तो आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये आ रहा है 1। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे।
ये दो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो लेमडा 1 और लेमडा 2 है वो इन्वर्स है। लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स यानी बोथ सॉल्यूशन आर इन्वर्स, दोनों सॉल्यूशन व्युत्क्रम है। मीन्स लेमडा 1 इज इन्वर्स लेमडा 2 और लेमडा 2 इज इन्वर्स लेमडा 1। लेमडा 1 लेमडा 2 के इन्वर्स का है या लेमडा 2 लेमडा 1 के इन्वर्स है, ये हो गया। अब जो आइगन फंक्शन था साइन क्या था, आइगन फंक्शन, वो आइगन फंक्शन वेव फॉर्म में हो, आइगन फंक्शन वेव फॉर्म में हो तो क्या होगा, यहाँ तक लिखो। इसको हटाते हैं। यानी लेमडा 1 और लेमडा 2 वेव फॉर्म में हो तब क्या हो जाएंगे, तो लिखो इफ आइगन फंक्शन साइन should be in wave function if eigen function should be wave function should be in wave function, therefore lambda 1 and lambda 2 can be taken in following form यानी आइगन फंक्शन साइन है, वो आइगन फंक्शन साइन वेव फंक्शन है, तो जो इसके सॉल्यूशन है दो लेमडा 1 और लेमडा 2, इसको वेव फॉर्म में लिख सकते हैं। वेव फॉर्म में कैसे, ये लिख सकते हैं वेव फंक्शन में, मीन्स लेमडा ई प्लस माइनस आई के ए एन। अब लेमडा का मान किस में था, लेमडा का मान एक इक्वेशन थी इक्वेशन 7 में पुट करेंगे लेमडा का मान। इक्वेशन 7 ये थी x प्लस एन ए इज इक्वल टू लेमडा साइन ए। याद हो तो इक्वेशन 7 ये थी, देख लेना। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 7, पुट दिस वैल्यू कर दो इसको, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में पुट किया तो ये आ जाएगा साइन x प्लस एन ए इज इक्वल टू
ई प्लस माइनस आयोटा के ए एन साइन एक्स, ये आ गया। इक्वेशन 7 में वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास ये आ गया। देखो यहाँ तक अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था उस सिंगल इलेक्ट्रॉन का थ्री डायमेंशन में मान हो जाएगा। तो लिखो सिमिलरली आइगन फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन कैन बी रिटन एज थ्री डायमेंशन लेटिस कैन बी रिटन एज सिमिलरली आइगन फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन लेटिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा साइन आर प्लस टी ई आयोटा के टी साइन आर, ये आ जाएगा। जो थ्री डायमेंशन लेटिस है उसमें इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन, ये हो गया। यहाँ तक हो गया। अब एक साइंटिस्ट हुए क्रेमर, तो क्रेमर ने अल्फा 1 और बीटा 2, इन दोनों के अल्फा 1 बीटा 2 और एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ बनाया फॉरबिडन एनर्जी और अलाउडेड एनर्जी गैप, इनको दर्शाने के लिए। तो लिखो Kramer make a graph between alpha 1 beta 2 and energy for, and this graph represent या shows forbidden region और allowed region। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कर लो इसको। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट द forbidden region and allowed region, यानी क्रेमर ने एक ग्राफ बनाया अल्फा 1 बीटा 2 वो एनर्जी के बीच में। अब ये ग्राफ बताता है आपका अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन को। ग्राफ बनाते हैं।
ये बनाओ। बना लो ये वाला। ये तो है आपका अलाउडेड रीजन, अलाउडेड रीजन। ये आपका जो खाली जगह है ना, ये वाली, यानी जो ग्राफ है ये वाला, ये जो ग्राफ है इसमें ये वाला रीजन, इसमें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और इसमें बता देता हूँ, ये तो है अलाउडेड रीजन। और यहाँ पर ये क्या है, ये इसको ऐसे कर लो आप, ये तो क्या अलाउडेड रीजन, और इसको मान लो फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन, अलाउडेड रीजन और फॉरबिडन रीजन। कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके -2 के बीच में, 2 से लेके -2 के बीच में। इधर x एक्सिस पे है आपकी एनर्जी और y एक्सिस पे है अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 2। अब जो ब्लॉक थ्योरम है वो ब्लॉक थ्योरम -2 से 2 के बीच में वैलिड रहती है। ब्लॉक थ्योरम -2 से 2 के बीच में वैलिड रहती है। तो लिखो इसमें ब्लॉक थ्योरम is valid. Bloch theorem is valid only in the region -2 alpha 1 plus beta 2 2. Bloch theorem is valid only in the region because wave vector is valid, because wave vector is valid in this region, because wave vector k is valid
valid in this region because wave vector valid in this region and has या have कर लो and have रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो वेव वेक्टर है इसमें यही कर लो आप, वेव वेक्टर वैलिड की जगह वेव वेक्टर के हैज रियल वैल्यू इन दिस रीजन। ब्लॉक थ्योरम इज वैलिड ओनली इन द रीजन -2 से लेके 2 तक बिकॉज जो वेव वेक्टर क्या होता है वो इसी रीजन में वैलिड होता है। देखो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इसी रीजन में है, जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो उसकी अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट -2, यानी जो वेव इसी जो रीजन है -2 और 2 इस रीजन के अंदर ही प्रोपेगेट कर रही है। देखो आगे तक जाएगी, ये वेव आगे तक जाएगी तो ऐसे ही जाएगी, इसी 2 और -2 रीजन में प्रोपोगेट करेगी वेव। देखो इसमें α1 + β2 is called अलाउडेड रीजन, यानी जो रीजन है 2 से लेके 2 -2 से लेके 2 के बीच में उस रीजन को कहते हैं अलाउडेड रीजन। एंड यहाँ रीजन कर लेना, एंड रीजन -2 ग्रेटर देन α1 β2 2 इज कॉल्ड फोरबिडन रीजन। फोरबिडन रीजन और यहाँ ये आपकी ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट हो गई, ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखेंगे अपन जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो आज यहाँ तक करो, आगे का जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।